हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 11 का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। बच्चों, आपने जैसे पहले चैप्टर में परमाणु, अणु और उनसे संबंधित परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान आदि चीज़ों का जिक्र सुना है। अब हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि परमाणु की संरचना कैसे होती है और किन किन सिद्धांतों के माध्यम से आज वर्तमान में जो हम परमाणु के बारे में जानकारी जानते हैं उनका पता लगाया गया। देखिए, हम शुरू करते हैं। काफ़ी लंबे समय से पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को जानने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। पदार्थ की संरचना को सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने 1808 में प्रस्तावित किया। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो कि परमाणु होता है। अगर हम किसी भी पदार्थ की बात करें तो उसको जब हम छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं तो उससे हमें कण, और उससे छोटे कणों की बात करें हम तो अणु के रूप में हमें छोटे कण मिलते हैं। हम प्रारंभ में ये मानते थे कि अणु से छोटा कण बना पाना असंभव है, लेकिन जैसे जैसे बड़े सूक्ष्मदर्शियों की खोज हुई, हमने और छोटे कणों को खोजने का प्रयास किया और हमने परमाणु से भी छोटे कण, अणु से छोटे कण परमाणु की खोज की। और हमने कहा कि परमाणु ही किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। आइए हम इसको एक सिद्धांत डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने यह सिद्धांत परमाणु की संरचना से संबंधित चीजें समझाने के लिए दिया था। डाल्टन परमाणु सिद्धांत। इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व एक सूक्ष्मतम अविभाजित कण से मिलकर बना होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं। हम किसी भी तत्व की बात करें, जैसे कि हमारे पास अलग अलग तत्व कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि उपलब्ध होते हैं, तो इन तत्वों के जो सबसे छोटे कण होते हैं वो परमाणु होते हैं। इन तत्वों के जो सबसे छोटे कण हैं वो क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। तो इसके अनुसार परमाणु क्या है? सबसे सूक्ष्मतम अविभाजित कण, जिसे इसने परमाणु कहा, एटम कहा। आगे इसने कहा कि एक तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं लेकिन दूसरे तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। जैसे हमारे पास एक तत्व है कार्बन, इसके हमारे पास में 2 परमाणु हैं। तो दोनों बिल्कुल एक समान होंगे। जबकि जैसे नाइट्रोजन है, उसके हमारे पास में 2 परमाणु हैं। ये केवल हम प्रतीकात्मक चित्र बना रहे हैं, परमाणु की संरचना ऐसी नहीं होती है। तो जैसे हमारे पास में ये नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं और ये कार्बन के 2 परमाणु हैं, तो कार्बन के दोनों परमाणु आपस में एक समान संरचना रखेंगे, जबकि नाइट्रोजन के दोनों परमाणु भी आपस में एक समान संरचना रखेंगे। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के परमाणु एक समान नहीं होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं जबकि दूसरे तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। आगे हम बात करेंगे अगले बिंदु की। तो प्रत्येक तत्व एक सूक्ष्मतम कण परमाणु है। प्रत्येक तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु है जिसका द्रव्यमान निश्चित होता है लेकिन इसकी संरचना अनिश्चित होती है। यानी कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो तो निश्चित रहता है हमेशा,
लेकिन उसकी संरचना जो है वो बदलती रहती है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि परमाणु के अंदर द्रव्यमान जो है वो नाभिक में पाया जाता है। द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में पाया जाता है और संरचना उसकी निर्धारित होती है उसके बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बदलती रहती है, जबकि नाभिक की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस कारण परमाणु का नाभिक एक समान रहता है, द्रव्यमान उसका निश्चित रहता है और संरचना इसकी अनिश्चित होती है। विभिन्न तत्वों के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, हमारे पास मान लीजिए कि जैसे हमारे पास दो परमाणु हाइड्रोजन के हैं जो कि एक परमाणु ऑक्सीजन से क्रिया करके एक अणु जल यानी कि H2O का निर्माण करते हैं। ऐसे ही एक परमाणु सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन का मिलकर के सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं, ये हम यहाँ देख सकते हैं। तो हमने कहा कि विभिन्न तत्वों के परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये बने ये क्या कहलाएंगे, ये यौगिक कहलाएंगे। आगे देखते हैं हम, किसी दिए गए यौगिक के परमाणुओं का प्रकार व उनकी संख्या हमेशा निश्चित होती है। जैसे हमारे पास एक यौगिक है H2O, अगर हम H2O यौगिक की कभी भी बात करेंगे तो उसमें परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो संख्या है वो हमेशा निश्चित होगी, वो परिवर्तित नहीं होगी। इसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होंगे। यदि इनकी संख्या परिवर्तित होती है तो वह यौगिक दूसरा बनेगा, समान यौगिक नहीं रहेगा। अर्थात एक यौगिक में हमेशा परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है। ये सब जानकारी हमने परमाणु के बारे में डाल्टन परमाणुविक सिद्धांत से प्राप्त की, लेकिन बाद की खोजों से यह सिद्ध हुआ कि परमाणु की एक निश्चित संरचना होती है तथा ये विभाजित हो सकता है। यह 3 मूलभूत कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन में विभाजित हो सकता है। यानी कि यहाँ तक हमने परमाणु को एक अविभाजित कण माना था, सूक्ष्म और अविभाजित कण माना था, लेकिन बाद के प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि परमाणु की संरचना में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम मूलभूत कणों के नाम से जानते हैं। इनकी खोज होने के पश्चात हमने परमाणु की संरचना को अलग प्रकार से अध्ययन करना प्रारंभ किया। आइए हम इन मूलभूत कणों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, जिसे हम यहां लिख लेते हैं परमाणु के मूलभूत कण। देखिए बच्चों, परमाणु जो होता है उसके मूलभूत कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के जो मूलभूत कण हैं वो कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनमें से हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा यहाँ पर पहला टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऋणावेशित कण है जिसे -1 E0 या बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम -1 E0 या बीटा से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी और इसका नाम जो है वो स्टोने ने दिया था। इसकी खोज जो है जे थॉमसन ने और नाम इसका दिया गया था स्टोने के द्वारा।
इलेक्ट्रॉन की जो खोज है, इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों की खोज जो कि विलियम क्रुक्स ने की थी उस पर आधारित थी। यानी कि कैथोड किरणें जो होती हैं उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, जिसकी जानकारी हम आगे इस विलियम क्रुक्स के प्रयोग को पढ़ के करेंगे। ऋणावेशित कण जिनसे मिलकर कैथोड किरणें बनी होती हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास में ये कैथोड है और इससे ये किरण निकल रही है, तो इसे हम कैथोड किरण कहेंगे। कैथोड से उत्सर्जित होने वाली किरणों को कैथोड किरण कहा जाता है। कैथोड से जो कैथोड किरण निकल रही है उसका निर्माण जिन छोटे छोटे कणों से हुआ है, इन कणों को इलेक्ट्रॉन हम कहेंगे या इनको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है उस पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम या माइनस 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 10 ESU। इसे इकाई ऋणावेश हम मानते हैं। ये जो मान है हमें याद रखने हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से की गई। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मोलर आवेश है, यानी कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो हम निकाल सकते हैं। एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गुणा करके। जब इनको हम गुणा कर देंगे तो ये आएगा 96,500 कूलाम, जिसे हम 1 फैराडे के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात। इलेक्ट्रॉन का आवेश व द्रव्यमान का जो अनुपात है वो होता है -1.6 गुणा 10 की घात 8 कूलाम प्रति ग्राम। ये मान हमें ध्यान रखना है। किसी भी कण का E/m आवेश बटा द्रव्यमान का जो अनुपात है वह उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम E/m का द्रव्यमान, E/m का मान याद रखेंगे। 1.6 गुणा 10 की घात 8 कूलाम प्रति ग्राम। ये जो आवेश का मान है E/m का मान, जिसे हम आवेश द्रव्यमान अनुपात कहते हैं, ये मापा गया थॉमसन एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ये किसके माध्यम से नापा गया है? थॉमसन एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको मापा गया है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश व द्रव्यमान का जो अनुपात है E/m, इसे हम इसका विशिष्ट आवेश भी कहते हैं। स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश भी इसको हम कहते हैं। आगे जो कण की हम बात करेंगे उसका नाम प्रोटॉन। उससे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ और जानकारियां ले लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 28 ग्राम या 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर हम AMU में ज्ञात करना चाहें तो AMU में इसका द्रव्यमान हो जाता है एक AMU द्रव्यमान गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये हमें प्राप्त होगा 5.4 गुणा 10 की घात माइनस 4 AMU। इलेक्ट्रॉन का मोलर द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का मोलर द्रव्यमान जो है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 28। इसको यदि हम अवोगाद्रो संख्या से 6.023 गुणा 10 की घात 23 से गुणा कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो कि होता है 5.4 गुणा 10 की घात माइनस 4 ग्राम प्रति मोल या
0.54 मिलीग्राम प्रति मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो इतना 5.4 गुणा 10⁻⁻⁴ ग्राम प्रति मोल होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गतिशील है, कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो गतिशील है, तो गतिशील अवस्था में इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान हमें प्राप्त होता है वो इसके मूल द्रव्यमान से अधिक होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो स्थिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यदि m0 है तो गतिशील इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम कहेंगे m से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस मान को हम यहाँ पर निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर होता है m0 भाग √1 - v² बटा c²। इस सूत्र के माध्यम से हम गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। m0 यहाँ पर विराम द्रव्यमान है, यानी कि स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और v जो है वो इलेक्ट्रॉन का वेग है। किस वेग से इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहा है, उसे हमने यहाँ v लिया है। ये मान रखकर हम गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यदि हम इस समीकरण को हल करने की कोशिश करें तो देखिए हमारे पास जो समीकरण है कि m बराबर m0 भाग √1 - v² बटा c²। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से गतिशील है। इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रकाश के वेग से गतिशील है, तो प्रकाश के वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। तो कैसे होता है देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है v, इलेक्ट्रॉन का जो वेग है v वो बराबर हो जाए किसके? प्रकाश के वेग c के, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से गतिशील है। तो v का मान c के बराबर हो जाने पर हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m बराबर m0 भाग √1 - c² बटा c²। c² से c² कट के एक हमारे पास यहाँ बचेगा, तो ये समीकरण आगे हो जाएगी हमारे पास m बराबर m0 भाग √1 - 1। इसका जो हमें मान मिलेगा वो मिलेगा m बराबर, एक में से एक जो है यहाँ पर घट जाने से हमें 0 मिलेगा, और √0 का √0 होगा। तो इस तरह से हम m0 में 0 का भाग देंगे, और आपको मालूम है कि किसी भी संख्या में 0 का भाग देने से हमें जो मान मिलता है वो इनफाइनाइट यानी कि अनंत होता है। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रकाश के वेग से गतिशील होने की स्थिति में प्राप्त होता है अनंत। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर।